चलो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन देखी थी हमने। डेफिनेशन में एक स्पेसिफिक चीज आ रही थी, क्या आ रहा था वो, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों ले रहे थे हम, है ना। और आयनाइजेशन एनर्जी हमने देखा था क्या होगा। फिर हमने देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला चीज हमने वैसे 6 पॉइंट्स देखे थे डिपेंडेंस के। सबसे पहला पॉइंट था किस पे डिपेंड करेगी आयनाइजेशन एनर्जी, जेड इफेक्टिव पे। ठीक है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसमें जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ उतना ही ज्यादा खींच के रखेगा, और जितना ज्यादा खींच के रखेगा उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमने देखा था क्या, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का तो सीधा सीधा मतलब ये था कि जितना ज्यादा एटॉमिक साइज वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर, और जितना न्यूक्लियस से दूर उसको निकालने में, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ही ईज रहेगा हमें, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि एटॉमिक साइज जो था वो क्या हो रहा था, आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/, क्या हो जाएगा, ionization energy will be inversely proportional to atomic size। क्लियर है ये। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तीसरा पॉइंट क्या देखा था, बोलो बच्चों, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो लग रहा है बहुत दिनों से। किस पे डिपेंड कर रहा था, शील्डिंग इफेक्ट पे कर रहा था ना। अरे पूरा नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, मेरे को समझ में आ जाएगा किसको आता है। शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट से क्या हो रहा था, मान लो शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, मतलब अच्छी है। ठीक है, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने का क्या मतलब है, वो इलेक्ट्रॉन को एक तो वो अपनी तरफ शील्ड करके रखेगा और दूसरे वाले क्या हो जाएंगे, बाहर अकेले रह जाएंगे। शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होने से क्या होगा, जेड इफेक्टिव घट जाएगा, और जेड इफेक्टिव घटने से साइज क्या हो जाएगा बताओ, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, साइज विल, बोलो बच्चों, अरे बोलो, इंक्रीज। ठीक है, जेड इफेक्टिव अच्छा होने से साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इफ यू हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज विल डिक्रीज। मतलब शील्डिंग इफेक्ट अगर अच्छी है तो साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन रहेगा या इनवर्स, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, जो चौथा पॉइंट था वो था हमारा पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, या पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेटिंग पावर किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वो किस सबशेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, पी सबशेल की बात करेंगे तो कंपैरेटिवली कम पेनिट्रेटेड होगा, एंड देन डी, एंड देन वी हैव एफ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो जितना ज्यादा इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब टुवर्ड्स द न्यूक्लियस पेनिट्रेटेड होगा, उसमें उसको निकालने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी का क्या मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और आयनाइजेशन एनर्जी देखो पेनिट्रेशन पावर पे कैसे डिपेंड करेगा, सबसे ज्यादा एस का होगा, एस में इलेक्ट्रॉन्स का, फिर देन पी, देन डी, देन एफ। ठीक है, फिर हमने देखा था कि नंबर ऑफ शेल्स, ऑब्वियसली अगर एटॉमिक साइज पे कर रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स पे भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कर ही रहा होगा। ठीक है, डायरेक्टली क्या, इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली कर रहा है। क्यों, देखो जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस के दूर होता जाएगा, और दूर होता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, तो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा नंबर ऑफ शेल्स।
ठीक है, लास्ट पॉइंट जो था वो बताओ क्या था? लास्ट पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमारा क्या मतलब है कि जो हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड होंगे वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। और स्टेबल होने से क्या मतलब है? स्टेबल होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? किसी भी स्टेबल चीज में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम? ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है इसमें। ठीक है, फिर हमने देखा था कुछ ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में, क्या क्या ट्रेंड्स। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड पहले देखते हैं ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो अलोंग द पीरियड हमें पता है क्या हो रहा है? साइज, जनरल ट्रेंड क्या हो रहा है? साइज इज डिक्रीजिंग अलोंग द पीरियड, सो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। साइज डिक्रीज हो रहा है, क्यों साइज डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और नंबर ऑफ शेल्स सेम रह रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज जनरली। ठीक है, लेकिन अगर मैं एन और ओ की बात करूं, एन और ओ की बात करूं, तो यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा? यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हाफ फिल्ड है तो मोर स्टेबल, ये हाफ फिल्ड नहीं है तो लेस स्टेबल, तो मोर स्टेबल, तो यहाँ पे इसका ज्यादा होगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, वो डिपेंड करता है लेकिन प्रोवाइडेड एक कंडीशन पे। ठीक है, और डाउन द ग्रुप तो आपको पता ही है क्या होना है। डाउन द ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करें तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि कुछ जनरल हमारा हाइड्रोजन और हीलियम में बताओ, दोनों का ही छोटा साइज है, दोनों का ही क्या है, साइज छोटा है। तो हाइड्रोजन और हीलियम में बताओ कौन करेगा? ऑब्वियसली हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से इट इज मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है, फर्स्ट पीरियड की बात करें। सेकेंड पीरियड की अगर बात करें तो ये होता है हमारा ट्रेंड लीबे बकनॉफ ने। ये होना चाहिए आपका जनरल ट्रेंड, क्योंकि साइज क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है, कंसिडर करना है? एक तो हमें कंसिडर करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो यहाँ पर आ रहा है हाफ फिल्ड, और या यहाँ पे जो बेरिलियम और बोरॉन में आ रहा है वो क्या आ रहा है? फुल्ली फिल्ड का। ये क्या होता है? 2s2 होता है लास्ट में। ठीक है, और ये क्या होता है? 2p1 होता है। तो ये फुल्ली फिल्ड होने की वजह से इट इज मोर स्टेबल, ये वाला बेरिलियम, इसलिए इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये, और नियॉन का तो सबसे ज्यादा होगा ही क्योंकि नोबल गैस है। क्लियर है इतना? फिर हमने देखा था थर्ड पीरियड की क्या बात हो रही थी? देखो थर्ड पीरियड में भी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में वही प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम में जो सबशेल है वो क्या होगा? कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। एंड यहाँ पे हाफ फिल्ड वाला केस आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के तो सारे ग्रुप में वही हाफ फिल्ड ही होगा, और बेरिलियम वाले सारे ग्रुप में फुल फिल्ड होगा। ठीक है, इसलिए ये पूरे के पूरे ग्रुप में ही ये प्रॉब्लम आएगी और हमें वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं, इसका करेक्ट ऑर्डर तो बता दोगे? देखो आयरन है, सो वी हैव आयरन, आयरन +2 एंड आयरन +3। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? हमने देखा था कि पॉजिटिव कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज ही होगा कैटायन पे, कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना ही ज्यादा कम। ठीक है, कैटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना साइज कम। तो Fe हमारे पास क्या है? Fe+3, Fe+2 एंड Fe। तो ऑब्वियसली इसमें सबसे ज्यादा चार्ज है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। उसके बाद Fe+2, उसका साइज
उससे कम, एंड Fe का साइज सबसे बड़ा तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। क्लियर है? तो यहाँ पे नोट करके क्या लिखा है, फॉर सेम एलिमेंट्स ओनली चार्ज इज कंसिडर्ड, कोई रूल नहीं अप्लाई करता। यहाँ पे हमने कुछ रूल नहीं किया, हमने सिर्फ चार्ज देखा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर ऑफ पीरियड टू एलिमेंट्स। तो पीरियड टू एलिमेंट्स का हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, सिंपल सा ये रिलेशन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट द IE2 ऑर्डर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। देखो IE2 ऑर्डर पूछा है, और IE2 क्या होता है, कोई बताएगा IE2 क्या होता है? व्हाट इज IE2? जब सेकेंड बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे, है ना, जब सेकेंड बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे, सबके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। देखो लिथियम का क्या होता है, 1s2 2s1, ठीक है। तो अब पहला इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिया इसका, 1s2 2s1, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया। अब क्या बच गया, ये Li+ है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रह गया, 1s2, ठीक, 1s2। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा क्या है हमारे पास, बेरिलियम। बेरिलियम भी किस में है, प्लस में है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इसका, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका, 1s2 2s2 होता था, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2s2 में से कितना बच गया, एक बच गया, तो 2s1 बच गया। फिर आता है हमारा बोरॉन। बोरॉन की बात करते हैं, तो बोरॉन में क्या होता है बताओ, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना बहुत जरूरी है। बोरॉन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। अब 2p1 तो निकल गया, बच क्या गया, 2s2, ठीक है, ये क्या बच गया, 2s2। फाइन, समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है? फिर हमारा आता है क्या, कार्बन। फिर आता है हमारा कार्बन। कार्बन में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, तो 2p2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये कितना बच गया, 2p1। ये कार्बन प्लस है, ये बोरॉन प्लस था। एंड देन वी हैव बकनॉफ, ठीक है, नाइट्रोजन का प्लस, इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3 होता था, तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है p में से, कितना बच गया, 2p2, ठीक है। O प्लस में कितना बच जाएगा, 2p3, और फ्लोरीन में कितना हो जाएगा हमारा, 2p4, एंड नियॉन में कितना हो जाएगा, 2p5। समझ में आ रहा है ये सबको? अब मुझे बताओ, इनमें से सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, शील्डिंग, पेनिट्रेशन, सब चीज देख के बताओ कौन सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा। जो मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है उसमें बताओ इन सब में कौन सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा। देखो फ्लोरीन तो पी है, फ्लोरीन तो पी है, एस पी डी एंड एफ, सबसे नजदीक कौन है न्यूक्लियस के, एस वाला है, तो पी तो अभी दूर है, एस वाला देखते हैं। एस में सबसे ज्यादा कौन है, देखो एस में ये भी है, लिथियम भी है, बेरिलियम भी है, ये भी है, ठीक है। अब इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फुल्ली फिल्ड देखेंगे, देखो ये भी फुल्ली फिल्ड है और ये भी फुल्ली फिल्ड है, लेकिन 1s ज्यादा पास है न्यूक्लियस के या 2s ज्यादा पास है, 1s ज्यादा पास है, ठीक है। तो 1s ज्यादा पास मतलब सबसे ज्यादा पास न्यूक्लियस के ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे मुश्किल से ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम प्लस या बोरॉन प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बेरिलियम प्लस, सॉरी बोरॉन प्लस।
Li प्लस, देन वी हैव बोरॉन प्लस। फिर कौन आ जाएगा इसमें, देखो फिर आ जाएगा हमारा बेरिलियम प्लस। फिर क्या आ जाएगा बेरिलियम प्लस के बाद, इसके बाद कौन है, हाफ फील्ड आ जाएगा। देखो अब हमारे पास 2p1 2p2 और 2p3, इसके बाद कौन है सबसे ज्यादा, n प्लस 2p3 ना, 2p3 कौन है, O पॉजिटिव है ना, O पॉजिटिव, ठीक है। एंड देन वी हैव, उसके बाद कौन हो जाएगा, जिसका साइज अब हम देख लेंगे साइज का। देखो अब साइज में क्या आ जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किसमें सबसे ज्यादा है, इसके बाद हमारा आ जाएगा फ्लोरीन प्लस, एंड देन वी हैव नाइट्रोजन प्लस। उसके बाद देखो ये वाला जो सीरीज है, देखो IE1 जो था वो नाइट्रोजन का ज्यादा था किससे, ऑक्सीजन से, क्योंकि IE1 में पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और ये क्या हो रहा था उसमें हाफ फिल्ड हो रहा था। लेकिन जब IE2 पर आए तो अब इसका तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब ये हाफ फिल्ड नहीं रहा। तो अब जो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा वो किसका ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा, एंड देन नाइट्रोजन, ठीक है। क्लियर है सबको, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। OS सीरीज समझ नहीं आया, कौन सा सीरीज, OS सीरीज कौन सा, ऑक्सीजन से, एक सेकेंड। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, देखो ऑक्सीजन के बाद से, देखो यहां तक ऑक्सीजन था, उसके बाद से हमें देखना है किसमें कितना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक, ये नियॉन वाला थोड़ा गलत इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किसमें होगा, इसमें ज्यादा होगा। देखो नियॉन वाला, एक मिनट मैं ये दोबारा से बताती हूँ। सबसे पहले तो लिथियम होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद देखो लिथियम हो गया। अब इसको देखो, ये इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली क्यों दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली क्यों दे देगा, क्योंकि इसके पास देखो 2p है, 2p छोटा है, ठीक है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 2p छोटा है और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो 2p क्या चाहेगा कि अपना जगह खाली करना, ठीक है, इसलिए नियॉन क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि उसके बीच में जगह बच जाए। तो उसके बाद होगा हमारा Ne+, फिर हमारा होगा O+, ठीक है, उसका हाफ फिल्ड है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन भी देखो 2p4 है, 2p4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी रिपल्शन ज्यादा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। बस आज या कल में खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन प्लस, ठीक है। अब उसके बाद इसमें थोड़ा कम है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन, एंड देन ये वाला बोरॉन, कार्बन एंड बेरिलियम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर ऑफ IE1 IE2 एंड IE3 फॉर Na Mg एंड Al। देखो अब सबका लिख देते हैं, पहले IE1 की बात करेंगे। जब भी IE1 IE2 IE3 की बात आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। IE1 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 1s1s2 2s2 2p, क्या हो जाएगा Na का बताओ, 1s2 2s2 2p
6 3s1, ठीक है। Na का है हमारा 3s1, Mg का क्या है 3s2 और Al का क्या है, Al का क्या है 3p1, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन लग रहा है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन लग रहा है, Mg। तो Mg का सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एंड देन यू हैव Na, ठीक है, एंड देन Al। तो ये हो जाएगा। IE2 की बात करें तो IE2 क्या हो जाएगा, देखो IE2 की बात कर रहे हैं तो Na क्या हो जाएगा, Na तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें तो सारे ही फिल्ड है, 1s2 भी फिल्ड है, 2 मतलब क्या हो जाएगा 2p6, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद हो जाएगा हमारा, देखो क्या Mg का क्या हो जाएगा, Mg का सबसे कम हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 1s2 और ये क्या हो जाएगा 2s 3s1, ठीक है। और Al का क्या हो जाएगा बताओ, Al का क्या हो जाएगा, Al भी आ जाएगा किसमें 1s2 2s2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। IE3 में फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे करना है तो सबसे पहले हमें याद रखना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें। अब आते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली की जब मैंने एटॉमिक साइज की बात की थी तब भी मैंने जिक्र किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोरॉन फैमिली। क्यों, क्योंकि वहां पे कौन सा फैक्टर आया था, क्या होता है बोरॉन फैमिली, बाल गायब इंडियन तेल से, ठीक है, यही होता है बोरॉन फैमिली। जब हम इसके साइज की बात कर रहे थे एटॉमिक साइज, तो यहाँ पे स्पेशल स्पेशल चीज क्या आ रही थी बताओ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था जब हम इंडियन से टेलुरियम जा रहे थे, और जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम आ रहे थे तब क्या आ रहा था, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, डी ऑर्बिटल नहीं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, इंट्रोड्यूस हो रहे थे, और साइज बढ़ने की बजाय क्या हो जा रहा था, घट जा रहा था, और घट के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बराबर भी नहीं बोलेंगे, ऐसे बोल देते हैं कि बोरॉन, फिर आता है हमारा गैलियम, देन एल्यूमिनियम, और इन दोनों में ये जो साइज होता है ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में और इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एटॉमिक साइज वाला। अब यहाँ पे ये लोचा करेगा कब, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, जब हम IE की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से सेम चीज आएगी कि नहीं आएगी, सेम चीज आएगी। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड तो क्या होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप हमारा क्या बढ़ रहा है, साइज, तो साइज बढ़ने से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए, ये होना चाहिए एक्सपेक्टेड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, वही वही कहानी, कौन सी, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन वाली, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी, फिर यहाँ पे टेलुरियम आ जाता है, ये देखो गलत लिखा है, यहाँ पे टेलुरियम लिख देना, फिर यहाँ पे गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, डी ब्लॉक कंट्रैक्शन और एफ ब्लॉक कंट्रैक्शन तो ठीक है। अब पहले इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का निमोनिक होता है या तो फिर ये देखो, बनके टल्ली गाएंगे ऑल इंडियन, ठीक है,
ये कर लो या फिर लिख दो, ऐसे भी बोल सकते हैं, बोलता गया एलियन। ठीक है, तो बोलता में ये हो जाएगा बोरॉन, टी ए मतलब टेलुरियम, ये है गैलियम, ये है एल्यूमिनियम, और एलियन में आई एन लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, इंडियन। ठीक है, बोलता गया एलियन से याद कर लो, या फिर बन के ये टल्ली गाएंगे ऑल इंडियन, ये याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, आपका यही होगा। ठीक है, रीजन बीइंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन आप वही बोलोगे क्या, एक तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, अब आते हैं कार्बन फैमिली पे। कार्बन फैमिली में आए तो मैंने बोला था ना कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, किसमें प्रोमिनेंट होता है सबसे ज्यादा? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा 13th में, फिर होगा 14th में, और फिर दिखाई देगा 15th में, और बाद में जाते जाते नेग्लेजिबल हो जाता है। तो 13, 14, 15 इन तीनों में ही होता है, और उसमें भी ऑर्डर ये होता है। ठीक है, तो कार्बन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखाता है। देखो होना क्या चाहिए, कार्बन फैमिली आपको पता है ना क्या होता है, काशी गए संत प्रभु। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका, सबसे कम इसका होना चाहिए सबसे नीचे वाले का। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे देखो काशी गए, ये है आपका एक्चुअल। ठीक है, इसमें साइज में उतना कोई खास डिफरेंस नहीं आता। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है शुरू, पहले ये करा दूं डी ब्लॉक का, उसके बाद में कराती हूँ। एप्लीकेशन ऑफ आई से पहले कराऊंगी। ठीक है, ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक, अब डी ब्लॉक में देखो साइज का क्या होता था, साइज पहले तो क्या होता था, डिक्रीज होता था, फिर साइज क्या होता था, सेम रहता था, फिर इंक्रीज कर जाता था। तो ग्रुप 3 में देखो नॉर्मल क्या होता है, स्कैंडियम, वेनाडियम, और ये लैंथेनॉइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या होगा, ये तो आपका एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी सब क्या होगा, पहले डिक्रीज करेगा, ठीक है, फिर इंक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि साइज भी क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, डाउन द ग्रुप की बात हो रही है। डाउन द ग्रुप में पहले डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। देखो 5D, 3D और 4D, तो 5D का सबसे ज्यादा होगा, देन यू हैव 3D एंड देन 4D। ठीक है, ये होगा। फिर आते हैं हम ग्रुप 12 और ग्रुप 13 पे। तो ग्रुप 12 और 13 देखो कैसे याद करेंगे, पहले मैं याद ही करा देती हूँ। देखो अपने सामने कोई है आपके पास पीरियोडिक टेबल, है कि नहीं है? तो पीरियोडिक टेबल देखो, और वहां से जहां डी ब्लॉक शुरू हो रहा है ना, स्कैंडियम से, स्कैंडियम से शुरू हो रहा है, ये ग्रुप नंबर होता है 3rd, और पीरियड नंबर कौन सा होता है, 4th। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा स्कैंडियम से शुरू, ग्रुप नंबर है ये 3rd, और पीरियड नंबर 4th, यही है।
अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। फोर्थ ग्रुप को हम पहले ऐसे ऐसे, पहले पूरा फोर्थ जो पीरियड है वो ऐसे याद कर लेंगे और उसके बाद सबके डाउन द ग्रुप जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सुरेश चंद्र, SC सुरेश चंद्र तिवारी। ठीक है, VCR होता था ना जिसमें वो कैसेट लगता था। सुरेश चंद्र तिवारी VCR में फेको नहीं पीतल। पीतल किससे मिलके बना है? कॉपर और जिंक से। ठीक है, तो कैसे याद रखो, ये देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 9th, 10th, 11 एंड 12 हो गए सारे। कैसे? सुरेश चंद तिवारी VCR में फेको नहीं पीतल। ठीक है, अब हमें जो याद करने वाली चीज है वो सबसे ज्यादा है, मैं बता दे रही हूँ, ये निकल वाला ग्रुप जो है, निकल वाले ग्रुप के नीचे आता है क्या? PD और PT। वैसे मैं सारे याद करा दूंगी, PD और PT। तो निकल ये कैसे हो जाएगा? निकाह पढ़े PD पंडित, PT। ठीक है, निकाह पढ़े पंडित। कॉपर वाले ग्रुप का हो जाएगा, नीचे क्या आता है? AG फिर AU। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके नीचे लिख लेना, कीमत बढ़ती है। पहले देखो ये क्या है? कॉपर, कॉपर के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड। कीमत बढ़ रही है ना, तो कीमत नीचे जाने पे बढ़ रही है। ठीक है, जिंक वाला ग्रुप का देखो, 12th ग्रुप का क्या हो जाएगा? जिंदगी, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, तो जिंदगी कड़वी है जी। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। क्लियर है? ये 3 ग्रुप हो गए। इसके नीचे लिख लो कोबाल्ट वाले, कोई रोए इधर, कोई रोए इधर। इसका याद रख लो, देखो ये आयरन को क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं ना, तो फेरस। मैंगनीज वाले ग्रुप का लिख लो, मांगे TC रेखा, मांगे TC रेखा। ठीक है, इन तीनों का मैं बाद में याद करा दूंगी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों का स्पेस छोड़ दो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा निमोनिक गैस का। तो एक जो ओरिजिनल वो होगा ना आपके पास, पीरियोडिक टेबल फेयर बढ़िया, उसके नीचे छोटे छोटे ये सब लिख लेना। अब देखो जिसके जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी वाला चक्कर था, उसी के उसमें इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी वैसे ही डिपेंड कर रहा है। देखो इसमें देखो, जिंक वाले ग्रुप में क्या हो रहा था? ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक है, इसीलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बगल में कौन सा ग्रुप आ जा रहा है? ये कौन सा है? 12th है, और यहाँ पे तो 13th ग्रुप हो जा रहा है, तो इसके सामने कौन सा है? गैलियम। तो जिंक का किससे ज्यादा होगा? गैलियम से। और जिंदगी कड़वी है जी। ठीक है, जिंक कैडमियम Hg। ठीक है, तो कैडमियम का भी तो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये हो जाएगा इंडियम से ज्यादा, और Hg किससे ज्यादा हो जाएगा? टेलुरियम से ज्यादा। अब देखो पैलेडिनम और Ag में क्या होता है? एक्सपेक्टेड तो क्या होता है कि यहाँ से जा रहे हैं तो इधर की तरफ जा रहे हैं, तो साइज इसका छोटा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका क्या था? एक्सेप्शन था,
ये क्या था 4d10 और 5s0, जबकि ये क्या है 4d10 और 5s1। साइज किसका छोटा है बताओ, प्लैटिनम या फिर सिल्वर में साइज किसका छोटा है? देखो इसमें 5s में कुछ नहीं है, 0 है, और इसमें 5s में 1 है, ठीक है, तो इसका साइज बड़ा है, पीडी का साइज छोटा होने की वजह से उसका IE ज्यादा हो जाएगा। ठीक, याद करने वाली चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन घबराना मत, एक दो बार टेस्ट में गलती करोगे अपने आप याद करोगे, होशियार बच्चे तो अभी से याद कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर इजी है, यू कैन नॉट लाइक अफोर्ड टू लूज मार्क्स ऑन इजी चैप्टर्स। तो इजी चैप्टर्स को तो अगर याद करना पड़े 10 बार लिख के याद करना पड़े, इट्स बेटर कि वो ही काम कर लो, क्योंकि आपके नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इजी चैप्टर्स को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ इस पे। देखो एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता, जो इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल दे, जो इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल दे वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हमें ये भी पता लगता है कि मेटालिक या नॉन मेटालिक कैरेक्टर, पता लगता है कि नहीं, क्योंकि नॉन मेटल्स आर बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, और मेटालिक होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो मेटालिक या नॉन मेटालिक कैरेक्टर हम इजीली पता कर सकते हैं उसके आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू से। ठीक है, और हमें पता है कि अलोंग द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर increases down the group, तो ionization energy decreases। ionization energy decreases ना, इलेक्ट्रॉन अगर इजीली दे देगा तो कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देता कौन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर इजीली दे देगा तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होगा ना, तो जो जितना अच्छा मेटल होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम, जो जितना अच्छा नॉन मेटल होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। देखो वही चीज है, ऑक्सीडेशन कौन कराएगा, मेटल्स या नॉन मेटल्स? ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स में बताया था ना, लियो, लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ फॉर ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन मतलब GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, और रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता बढ़ जाएगी, या फिर कह सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्लियर है इतना? रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताओ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है, दूसरे को रिड्यूस करने का कैरेक्टर या खुद को ऑक्सीडाइज करने का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर अगर मतलब ज्यादा है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तभी तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद को ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, इनवर्स रिलेशन होना चाहिए। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, मेटल्स, इसीलिए मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लो होता है, दैट इज व्हाई दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक,
और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर क्या हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जो सबसे अच्छा मेटल है, और सबसे अच्छा मेटल कौन सा होता है, सीजियम। लेकिन किस फॉर्म में होना चाहिए, ये गैसियस फॉर्म में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में। क्या हो गया, फ्लोरीन तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज, फिर क्या, एफआर। फ्रांसियम नहीं लेते हैं ना बेटा, बताया तो कितने बार, फ्रांसियम हम नहीं लेते हैं। क्यों, मैडम क्यूरी बनना है क्या, रेडियो एक्टिव होते हैं, उससे हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उतना अवेलेबल भी नहीं होता है। पता चला तुमने फ्रांसियम से रिड्यूस करने चले और खुद शहीद हो गए, ऐसे भी नहीं करना ना। और फ्लोरीन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर पता चलता है हमें। एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर कैसे पता चलता है, हमें पता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, NO हो गया, ये सारे क्या होते हैं, SO2 हो गया, ये सारे क्या होते हैं, यही सब तो एसिड रेन बनाते हैं। तो ये कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का क्या मतलब है कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इंक्रीजेस। ठीक, अब देखो डाउन द ग्रुप आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी पता है। तो देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमें 1 EV की जरूरत पड़ रही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ रहा है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हमें, तो हमें कितना टाइम्स एनर्जी बढ़ानी पड़ रही है उसकी, 60 EV। मतलब हमें कहाँ एंटर करना पड़ रहा होगा, एक सेल सबशेल से दूसरे सबशेल में जाना पड़ रहा होगा, तभी 60 टाइम्स एनर्जी इंक्रीज हुई है। और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, आपका 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा 90 EV। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो देयर इज अ लॉन्ग जंप, वेरी लॉन्ग जंप इन द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, 60 टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उसमें, एक इलेक्ट्रॉन के ही बाद उसको अपना शेल या सब शेल क्या करना पड़ा होगा, चेंज करना पड़ा होगा, जिसकी वजह से इतना ज्यादा जंप आया। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, एक ही रहा होगा। क्लियर है ये बात सबको। अब यहाँ पे देखो, ये 200 है, ये हो गया 350, और ये हुआ 560। तो यहाँ पे तो धीरे धीरे 200-300 का अंतर आ रहा था, लेकिन यहाँ से जब यहाँ जंप किए तो कितना हो गया, 560 से हमें 2000 वाले टर्म में चला जाना पड़ा, 4 टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे इसमें। ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा बढ़ेगा ही, IE1 हमेशा क्या होगा, IE2 से छोटा होगा, और IE2 IE3 से छोटा होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि जो ज्यादा जंप आ रहा है वो किस वैल्यू पर आ रहा है। अगर इस वैल्यू पर आ रहा है, मतलब इसके पीछे वाले सारे क्या रहे होंगे, सेम सेम
सब शेल में रहे होंगे, और सेम सब शेल में रहने का क्या मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल वैलेंसेस के, 3। ठीक है, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से हमें ये भी पता चलता है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगा हमें बताओ। देखो, अगर आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस एक दूसरे से, मान लो ये पहला वाला जिसमें हमने निकाला और उसके बाद वाले में निकाला, तो इतना डिफरेंस उसका अगर ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है, मतलब वो उसका कौन सा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो उसका स्टेबल होगा। ठीक है, ये हमारा एक रूल होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसको हमने डेराइव किया है कि आयनाइजेशन एनर्जी में अगर जो डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी में अगर जो डिफरेंस है अगर ग्रेटर देन 16 eV है, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, और अगर इट इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो स्टेबल होगा। ठीक है, सो दीज आर दी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज, और इस बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। तो अगर 16 eV से ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, और अगर लेस देन 11 eV है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। ठीक है, और अगर बिटवीन है इन दोनों के तो क्या होगा, दोनों ही स्टेबल होंगे। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज जस्ट ऑपोजिट टू आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी है किसी को, मतलब क्या है, वो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने से जो एनर्जी मिलेगी उसको, वो क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस आइसोलेटेड एटम। कैसे डिफरेंट, देखो आयनाइजेशन एनर्जी में हम गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या कर रहे हैं कि गैसियस आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, हम उसमें उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लियर है सबको। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंजेस आएंगे। डिपेंड किस पे करेगा, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, लेनी पड़ रही है, वो जहाँ स्टेबल रहेगा वहाँ एनर्जी उस फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस आइसोलेटेड एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज, जितनी भी एनर्जी एक्सचेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने से जितनी भी एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट विल बी दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एंथैल्पी है तो देखो एंथैल्पी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, एंडो। ठीक है, एनर्जी देनी पड़ रही है। नेगेटिव का क्या मतलब है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज का क्या मतलब है, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एंथैल्पी इज एनर्जी, एनर्जी को ही एंथैल्पी बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो। ठीक है, एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ पे, एंडो में गेन हो रहा है और एक्सो में लूज हो रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है डेल्टा EG/H, एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ भी रहे होगे कि एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो साइन कन्वेंशन होता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज सिमिलर टू
हमारा क्या हो रहा था जब हमने आयनाइजेशन, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देखा था, वही वाली चीज है यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो, पहले सक्सेसिव, अब एक ही बार में हम 2 इलेक्ट्रॉन तो डालेंगे नहीं, एक एक करके डालेंगे, ठीक है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्सीजन एक गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम है जिसको हमने पहली बार इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। अब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, O माइनस बना लिया, गैसियस, ठीक है। तो पहला जो उसका जो डेल्टा Eg होगा वो तो क्या होगा, नेगेटिव। तो जनरली जो डेल्टा Eg होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन जब हम इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे, जब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, जब O माइनस में हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो उसका डेल्टा Eg सेकेंड आएगा वो आता है पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बहुत सारे एग्जाम में कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि पहले नेगेटिव आया इसका, जब पहला इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो डेल्टा Eg क्या आया, नेगेटिव आया, लेकिन जब दूसरा किया तो डेल्टा Eg क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि एनर्जी रिलीज हुई, नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। और एनर्जी रिलीज कब होती है, जब भी वो कोई स्टेबल फॉर्म में जाता है कोई भी चीज तो एनर्जी रिलीज करके जाता है, ठीक है। और जब भी अनस्टेबल कोई चीज होगा तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी गेन हो रहा है और यहाँ पे एनर्जी लूज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, कोई आपके तरफ से कोई सजेशन कि ऐसा क्यों होता है कि पहले तो एनर्जी इसने रिलीज किया, मतलब पहले तो ये स्टेबल हो रहा था, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया और इसको एनर्जी गेन हमें देनी पड़ी, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो ऑक्सीजन क्या होता है, एक छोटा एटम है, ठीक है। हमें पता है ना कि यहाँ से यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीजेस, ये बात पता है सबको, ठीक है। और ऑक्सीजन हमें पता है कि लेफ्ट राइट साइड में आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो है ही, लेकिन रीजन भी कि अब देखो, अब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2p4, 2p4 होता है ना। अब 2p4 है, इसमें मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और डालना है। अब ये देखो 2p है, 2p मतलब न्यूक्लियस के पास ही होगा छोटा सा, ठीक है। अब इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, एक तो छोटी सी जगह, ऊपर से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना है, तो ये चाहता है क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते टाइम क्या होगा, इसके बीच में क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइज क्या है, साइज क्या है, साइज स्मॉल है। अब दूसरा ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए डेल्टा Eg क्या आ जाएगा, दूसरे वाले में पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि पहले वाले में तो उसकी इच्छा थी क्या करने की, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आने की, ठीक है। आई ये बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि पहला दे रहे हैं तब नेगेटिव आ रहा है, दूसरा दे रहे हैं तो पॉजिटिव आ जा रहा है, ऐसा क्यों, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर है बोलो। तो इसीलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो जनरली नेगेटिव ही होता है, क्योंकि वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज ही करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा बताओ, नॉन मेटल्स करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली नेगेटिव, बाकी सक्सेसिव जो होता है वो क्या होते जाता है, पॉजिटिव होते जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने लगता है, ठीक है। आगे बात समझ में, रीजन देखो इसमें गिवन है,
Reason being, when electron is added to an ion, energy is required to overcome the inter-electronic repulsion. ठीक है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है ताकि उसके अंदर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है उसको वो ओवरकम कर सके, इसीलिए वो क्या हो जाता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है और ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव. Formation of polyvalent anion from neutral isolated gases atom is always endothermic. ठीक है, ये हमेशा जो प्रोसेस होगा पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट का क्या मतलब है, जिसके आउटरमोस्ट शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो. ठीक है, तो पॉलीवैलेंट में तो हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, कि लास्ट में आते आते उसका डेल्टा ईजीई क्या हो जाएगा, ईजीएच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, -142 किलो जूल पर मोल, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वही चीज बढ़ के क्या होगी, +842, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया. तो जो नेट ईजी आया वो क्या आया, पॉजिटिव ही आया. तो इसीलिए जितने भी पॉलीवैलेंट एनायंस होते हैं उसमें जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसका ईजी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नेट ईजी आएगा वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लियर है सबको. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नई चीज थी, कंफ्यूजन होगी, इसलिए अभी समझ लो. कोई डाउट है पूछ लो. डाउट? ठीक है, अब देखो फैक्टर्स इफेक्टिंग ईए. कल तक तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा मुझे लग रहा है. फैक्टर्स इफेक्टिंग, अब इसमें भी देखो जेड इफेक्टिव करेगा. जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ईजी क्या होगा उसका, ज्यादा होगा. ठीक है, ज्यादा मतलब क्या है, लेस नेगेटिव. ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जितनी ज्यादा होगी वैल्यू, उतना ही ज्यादा आपका डेल्टा ईजी एच होगा. ये पॉइंट क्लियर है जेड इफेक्टिव पे. जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के उतने दूर चला जाएगा. तो पॉजिटिव यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अपनी तरफ. इसीलिए ईए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स. ठीक, स्क्रीनिंग कांस्टेंट पे कैसे देखो डिपेंड कर रहा है. स्क्रीनिंग कांस्टेंट पे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट नहीं है ये, स्क्रीनिंग इफेक्ट है. आए अभी कहीं बाहर गए. स्क्रीनिंग इफेक्ट जितनी ज्यादा होगी, अच्छी होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट, उतना साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, स्क्रीन इफेक्ट अच्छी होनी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज घटेगा, तो इनवर्स रिलेशन. पेनिट्रेटिंग पावर, जो इलेक्ट्रॉन हमें एस में, अगर हमें एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन देना है तो वो उतने ही इजीली जाएगा, इसीलिए पेनिट्रेशन पावर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और स्टेबिलिटी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ही, कि ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वो क्या और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा. ठीक है, तो ये 6 फैक्टर्स यहाँ पर भी डिपेंड कर रहे हैं. कैसे डिपेंड कर रहे हैं ये हमें ध्यान रखना है, कुछ चीज रटने की जरूरत नहीं है. जो समझ आ रहा है वो समझो, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पूछो. fully filled configuration and half filled configuration don't have value, don't have love for electron. वो तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा. तो पहले fully filled, फिर fully filled which is not inert, and then half filled. ठीक है, ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेना चाहेगा. जेड इफेक्टिव क्योंकि कांस्टेंट है और नंबर ऑफ शेल बढ़ता जा रहा है तो ईए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अलोंग द पीरियड हमें पता है जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो ईए भी बढ़ जाएगा. ठीक, जो भी हमारा नॉर्मल ट्रेंड होता था, बस समझ जाओ कौन सी चीज क्या होती है, और फैक्टर्स तो सारे वही हैं, कोई नई चीज तो है नहीं. ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का देख लो. तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का साइन क्या होता है, साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा. ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ तक आप लोग कर लोगे.
ठीक है, इस पेज तक मैं आपको दे दूंगी। जो हम कल पढ़ेंगे वो हम कल एक टॉपिक रह गया है सिर्फ, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये वाली चीज है, ये भी पढ़ लेंगे एक पेज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बस फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास। इसके बाद हम बुकलेट डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम सैटरडे को बुकलेट डिस्कस करेंगे और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए भी आपको किस किस चीज की जरूरत होती है? एक तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने लगो अभी से, क्योंकि शायद टेस्ट में भी तो आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ो और पीरियोडिक तो पढ़ना ही है, पीरियोडिक तो पढ़ ही रहे हो, तो ये दोनों चीजें आप पढ़ो। ठीक है, फॉर योर केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बुकलेट सेंड कर दूंगी मैं आज। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के लिए आपने ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, ये दोनों चैप्टर्स तैयार होंगे तभी केमिकल बॉन्डिंग समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब कल मिलते हैं।